हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 4 देखेंगे। चैप्टर आपका है फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है ये क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट। क्या होता है जब आपकी आईडी, जब आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी करके और उसे मिसयूज किया जाता है तो उसे ही आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट कैन बी टर्म्ड एज यूजिंग अनदर पर्सन्स पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन लाइक आपका नाम, एड्रेस, है ना, एज वेल एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स इन ऑर्डर टू मेक परचेजेज और बोरो मनी। ठीक है, कुछ परचेज कर लिया जाता है, पैसे जो है सो बोरो कर लिए जाते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाता है, और कमिट अ क्राइम विदाउट दैट पर्सन्स परमिशंस, और बिना जिस पर्सन्स की आईडी को यूज किया जा रहा है उसके बिना परमिशंस का ऐसा किया जाता है, क्राइम कमिट किए जाते हैं, फ्रॉड किए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। मीन्स आपकी आइडेंटिटी को चोरी करके वो मिसयूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब ये सब कब होता है? कब आप अपनी आईडी कहाँ पे आप जो है सो अनजाने में देते हैं, मतलब अनजाने क्या, जानबूझ करके ही देते हैं, लेकिन उसका मिसयूज किया जाता है। जैसे सर्वे फॉर्म्स गिवन इन रेस्टोरेंट एंड लकी ड्रॉ कूपन्स एट शॉपिंग मॉल्स, मूवीज, थिएटर्स, रिक्वेस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। और वहां क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन जनरली आपके मांगे जाते हैं। ठीक है, आप गए हैं कहीं शॉपिंग मॉल्स में, वहां आपने परचेज किया, कुछ परचेज किया, वहां पे क्या है कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे बताए जाते हैं कि लकी ड्रॉ आपका ये निकल सकता है, वो निकल सकता है। इस प्रकार से वहां पे आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जब पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो क्या होता है कि जनरली दिस इंफॉर्मेशन इज सोल्ड टू अदर पार्टीज फॉर मनी। और वही इंफॉर्मेशन जो है, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो पैसे दे करके यहां से इंफॉर्मेशन ले लिया करते हैं। ठीक है, तो सावधान रहिए, आप ट्रस्टेड जहां पे जगह है वहीं पे अपना इंफॉर्मेशन को शेयर किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि आपका पीपल रिसीव्स मेल, मेल आता है, मैसेजेस आते हैं, है ना, और वहां भी आपको प्राइज लॉटरी वगैरह की बात होती है। वो साइट है, वहां पे अपना इंफॉर्मेशन आप फिल करते हैं। तो वैसी जगह से भी आपकी जो आईडी है उसकी चोरी की जाती है, उसे मिसयूज किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे समझिए। क्या है रैम स्क्रैपिंग? रैम स्क्रैपिंग क्या होता है? देखिए, एक चीज बताऊं, यहाँ बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी आप पढ़ेंगे एक ही जैसा आपको लगेगा, और कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है कि हर एक एक्टिविटी के लिए अलग नाम दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि आपको ऑफिस पहुंचना है। ठीक है, तो आपको ऑफिस पहुंचना है, तो ऑफिस पहुंचने के लिए क्या है, कैसे आप जाते हैं? आप अपने घर से क्या है, अपनी गाड़ी से आप जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए कि स्पीड में जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, मैं जो है सो ऑफिस स्पीड में आया। स्लो आप गाड़ी चलाते हैं तो नहीं, मैं काफी स्लो आता हूँ ऑफिस, तो अलग नाम हो गया कि स्पीड आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं। आप अपनी गाड़ी नहीं है, किसी और की गाड़ी से आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं लिफ्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो उसका नाम अलग पड़ गया। बात समझ में आ रही है? आप वहां पे ऑफिस जब जाते हैं तो आप जो है सो लिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यदि फिफ्थ फ्लोर में, सिक्स फ्लोर में ऑफिस है तो ना मैं लिफ्ट से आया, तो अलग नाम हो गया। आप यदि पैदल सीढ़ी से जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं सीढ़ी से आया हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑफिस पहुंचने, टारगेट आपका है ऑफिस पहुंचने का, लेकिन अलग अलग जो एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप ऑफिस पहुंच रहे हैं तो उसका नाम अलग अलग दिया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से यहां पे जो फ्रॉड, नाम है यहाँ पे अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन मकसद यहाँ पे क्या है? फ्रॉड करना। तो अलग अलग एक्टिविटी जो है उसके आधार पे नाम यहाँ अलग दिया गया है, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, तब आपको चीजें याद होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, रैम स्क्रैपिंग क्या होता है? तो जब आप जाते हैं शॉपिंग करते हैं कहीं पे, वहां पे क्या होता है, जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि रैम स्क्रैपिंग अटैक इज एन इंस्ट्रक्शन इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में इंस्ट्रक्शंस होता है ऑफ अ रिटेल सेल्स टर्मिनल्स इन ऑर्डर टू स्टील कंज्यूमर्स क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन।
ठीक है, आप वहां पे पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो जिस पॉइंट ऑफ सेल पे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वहां पे उसमें इंस्ट्रक्शंस होता है कि वो आपकी जो इंफॉर्मेशंस है उसे वो चोरी कर लेता है। ठीक है, तो जब रैम में इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, पॉइंट ऑफ सेल में जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहां पे रैम के थ्रू उसका इंफॉर्मेशंस को गैदर कर लिया जाता है, यही आपका रैम स्क्रैपिंग कहलाता है। ये भी फ्रॉड है, बात समझ में आ रही है। रैम स्क्रैपिंग इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेल अटैक। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहां पे आपकी इंफॉर्मेशंस को ले ली जाती है। ठीक है, और उसे मिसयूज किया जाता है, तो इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ सेल अटैक भी बोला जाता है या रैम स्क्रैपिंग भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स स्निफिंग। क्या होता है? आप क्या कर रहे हैं, साइट पे क्या कर रहे हैं, है ना, आप अपने सिस्टम में क्या कर रहे हैं, उस चीज पे नजर रखा जाता है। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है स्निफिंग। समझिए बात को। तो सीटिंग ऑन अ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क में जो है सो आपका उस पे नजर रखा जाता है। व्यूइंग एवरी इंफॉर्मेशन फ्लोइंग एंड चेंजिंग द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पे डाल रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे नजर रखा जाता है, इसे ही स्निफिंग बोला जाता है। ये एक्टिविटी जो है स्निफिंग बोला जाता है। अब यहां हम ये डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये सब नहीं आपको यहां जानने की जरूरत है। ठीक है, टाइप ऑफ स्निफिंग इन विच यूजर नेम एंड पासवर्ड आर स्टोलन यूजिंग दिस टेक्निक इज कॉल्ड पासवर्ड स्निफिंग। वहीं यदि आप जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पासवर्ड वगैरह भी डाल रहे होंगे, तो जब पासवर्ड की चोरी की जाती है, समझिए यूजर नेम और पासवर्ड की चोरी की जाती है, तो वैसे फिर एक्टिविटी को बोला जाएगा, पासवर्ड स्निफिंग बोला जाएगा। लेकिन सिंपल स्निफिंग का मतलब क्या है कि जब आप साइट पे या आप अपने सिस्टम पे आप जो काम कर रहे हैं उसको देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है और वहां से इंफॉर्मेशन को चोरी की जा रही है, तो वो क्या वर्ड कहलाता है? स्निफिंग। वो एक्टिविटी स्निफिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब एक होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? कॉमन टर्म है ये स्पूफिंग, आपने नाम सुना होगा स्पूफिंग कॉल। स्पूफिंग कॉल क्या होता है, उसके थ्रू आपको ये चीजें समझ में आएगी कि किसी ने आपको कॉल किया, तो किसी ने कॉल किया, वो जो कॉल किया वो क्या है? अटैकर्स है। क्या है? वो फ्रॉडस्टर्स हैं। उन्होंने आपको कॉल किया, लेकिन आपके मोबाइल पे जो कॉल जो शो हो रहा है, जिस नाम से हो रहा है, वो आपके कोई रिलेटिव का नाम हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस का नाम शो हो रहा है जहां आप काम कर रहे हैं, या कोई ऐसे पर्सन्स का नाम शो हो रहा है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो आप अब एक्चुअल में वो पर्सन है नहीं, ये अटैकर्स जिस नाम को शो करवाना चाहता है आपके मोबाइल पे, वो नाम को वो शो करवा देता है ना, जब आपका कॉल आ रहा होता है। अब कॉल को आप उठाते हैं, और लेकिन वो जो है सो एक्चुअल में वो होता नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे जैसे ही आप उठाते हैं, आपका इंफॉर्मेशन को चोरी कर ली जाती है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब देखिए इसमें पर्सन क्या कर सकता है, आप ही समझिए कि आपके कोई रिलेटिव के नाम आपका शो हो रहा हो मोबाइल पे, और उसको आप तो उठाएंगे ही उठाएंगे, है ना। उसमें आप क्या वेरीफाई, ऐसा कर सकता है कि बहुत ज्यादा कि अननोन नंबर से कॉल है तो आप नहीं उठाएंगे, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके नॉन नंबर से कॉल आ रहा हो तब तो आप उठाएंगे। ऐसे केस में फ्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम में बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप बहुत ज्यादा सावधान रहिए इसके प्रति। ठीक है, अब वही है कि अटैकर जिसके नाम से चाह रहा है उसके नाम पे वहां पे आपका कॉल वो शो करवा दे रहा है, यही स्पूफिंग कॉल कहलाता है। ये क्या है? स्पूफिंग। तो यहां क्या हुआ, यहां भेष जो है सो बदला, भेष नहीं बदला गया, एक्चुअली में वो दिखाया जा रहा है जो वो एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन वो वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसे ही स्पूफिंग बोला जाता है। स्पूफिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी रिलेटिव के नाम से आपका कॉल आया, वो है नहीं आपके रिलेटिव का कॉल, लेकिन दिख रहा है जैसे वही है। तो जब वो दिखे, जो वो एक्चुअल में है, वो ना दिख करके जो दिखाना चाह रहा है वो दिखे, है ना, और आपको लगे कि नहीं ये एक्चुअल है, ओरिजिनल है, तो यही स्पूफिंग कहलाता है। अब यहां स्पूफिंग में जो है सो आपके आईपी एड्रेस स्पूफिंग हो सकता है, डीएनएस आपका जो डोमेन नेम सिस्टम स्पूफिंग है, ये हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो अलग अलग स्पूफिंग होता है। स्पूफिंग का सिंपल मतलब ये हो गया
कि आपको वो लग रहा है जो एक्चुअल में वो है, एक्चुअल में वो नहीं है और लग रहा है आपको कि वही है। ठीक है, यही आपका स्पूफिंग है। बात समझ में आ रही है? तो स्पूफिंग इज द एक्ट ऑफ डिसगाइजिंग। ये क्या है? एक्ट ऑफ डिसगाइजिंग। भेष बदला जाता है लेकिन communications or identity so that it appears to be associated with the ट्रस्टेड, और ये लगता है कि ये ट्रस्टेड है ना, विश्वास करने लायक है, ऑथराइज्ड सोर्सेज से आया हुआ है, ऐसा यदि होता है तो ये आपका स्पूफिंग कहलाता है। बातें समझ में आ गई? तो स्पूफिंग कॉल हो सकता है, आपका आईपी स्पूफिंग हो सकता है, अलग अलग चीजें जिस चीज के लिए यूज किया जाता है ना अटैकर्स के द्वारा, वो स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां बात करते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया ना कि सबका मकसद है फ्रॉड करना, लेकिन अलग अलग एक्टिविटी के आधार पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से यहां एक फिशिंग है। अब फिशिंग क्या है? आप याद करिए कि जब सोशल इंजीनियरिंग आपको बताया गया था, सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है, वहां पे फिशिंग बताया गया था। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है? जब साइकोलॉजिकली आपके साथ खेला जाता है, आपसे वो करवाया जाता है जो जो वो अटैकर चाहता है, वैसा आपको मैनिपुलेट करके वो करवा लिया जाता है। ठीक है, जैसे एसएमएस के थ्रू आपको जो है सो मॉडिफाई कर लेता है, ईमेल के थ्रू आपसे मॉडिफाई कर आपसे एक्टिविटी करवा लेता है, वॉइस कॉल के थ्रू आपसे एक्टिविटी करवा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने जाल में फंसा लेना ही फिशिंग कहलाता है। ठीक है, जाल में फंसा लेना फिशिंग कहलाता है, आपके साइकोलॉजी के साथ खेल करके वो काम करवा लेना फिशिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको? और ये क्या है? ये सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के पार्ट हैं। ठीक है, यदि आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो देखिए, वहां पे हमने बताया हुआ है। तो फिशिंग समझ में आ गया, जहां पे आपको फंसाया जाता है, आपके अनुसार से वो काम करवाया जाता है जो अटैकर्स चाहते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीका हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, मेल हो सकता है, वॉइस मैसेज हो सकता है, या खुद से वो आपको कॉल करके आपका इंफॉर्मेशन ले सकता है, आपके साथ अटैक कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे फिशिंग है। तो वही कह रहा है कि इट इज अ हैकिंग टेक्निक वेयर बाय एक्टिंग एज ट्रस्ट वर्दी एंटिटी, है ना, fraudsters try to get sensitive details using electronic communications like SMS, email, voice message, ये सारी चीज। If such a method is targeted at all employees of an organization to get sensitive data, it is called spear phishing। समझिए बात को। एक तो हो गया फिशिंग, मतलब हो गया कि जब कोई भी किसी को भी फंसाया जाता है, इसमें कोई टारगेट नहीं होता है किसे फंसाना है। ठीक है, किसके साथ फ्रॉड करना है, तो ऐसे फिशिंग कहलाता है। ये वर्ड फिशिंग है। लेकिन जब एक टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके साथ ये काम किया जाता है तो वो स्पेयर फिशिंग कहलाता है। डिफरेंस समझिए, बात समझ में आ रही है? और वही यदि किसी टॉप मैनेजमेंट को टारगेट किया जाता है, जैसे सीईओ हो गया, ठीक है, तो ये सब को यदि टारगेट किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट को टारगेट किया जाता है, तो ये कहलाता है क्या? वेलिंग फिशिंग कहलाता है। ये फिशिंग कौन सा है? वेलिंग फिशिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद भी फिशिंग में से अलग अलग तरीकों के थ्रू जो किया जाता है उसके आधार पे अलग नाम है। जैसे ईमेल फिशिंग, जब ईमेल के माध्यम से ये फिशिंग किया जाता है तो ये ईमेल फिशिंग कहलाता है। ठीक है, और स्मिशिंग, स्मिशिंग जब एस, देखिए एस वर्ड है ना, एसएमएस के थ्रू जब ये काम किया जाता है, फिशिंग का काम किया जाता है, फंसाया जाता है आपको, है ना, तो ये कहलाता है स्मिशिंग। है ना, आपके पास एसएमएस आया और उसमें जो है सो कुछ इंफॉर्मेशन मांगा गया, आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, तो उसके साथ फिर वो फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, तो ये स्मिशिंग कहलाया। यही आ गया विशिंग। वी से क्या हो गया? वॉइस, आपको बोल करके, कॉल करके। ठीक है, तो ये इस टेक्निक से आपका फिशिंग किया जाता है। ठीक है, फंसाया जाता है, तो ये आपका विशिंग हुआ। ठीक है, वॉइस फिशिंग। इट इज अ वेरी कॉमन मेथड एडॉप्टेड बाय फ्रॉडस्टर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। ठीक है, विशिंग इज द एक्ट ऑफ leveraging voice over internet protocols in using the telephone systems to falsely claim to be a legitimate enterprises to scam users into disclosing personal information। आपके पास कॉल आता है, आपको बताता है कि मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये
मैं ये बोल रहा हूं और उसके बाद आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, आप दे देते हैं, तो आप क्या है, फिशिंग का शिकार बन जाते हैं। तो इस प्रकार यदि वॉइस कॉल के थ्रू आपके पास फिशिंग की जाती है तो ये क्या कहलाता है, विशिंग कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब एक वर्ड है फार्मिंग, ये भी फिशिंग का ही रूप है, ये फिशिंग का ही ये टाइप है। क्या फार्मिंग, फार्मिंग क्या होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। द टर्म फार्मिंग इज कॉइन्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, एक फार्मिंग हो गया और एक फिशिंग हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब क्या हो गया, हैकर, जो हैकर्स है जिसे फार्मर बोला गया यहाँ पे, PHARMER, जिसे फार्मर बोला गया। ठीक है, यहाँ ये फार्मिंग करता है। क्या फार्मिंग करता है, डायरेक्ट्स एन इंटरनेट यूजर टू अ फेक वेबसाइट इंस्टीड ऑफ लेजिटिमेट वन। यहां क्या करता है वो, यहां पे एक लेजिटिमेट वेबसाइट आपको लगता है कि ये वेबसाइट सही है, वैसा वो बनाता है वेबसाइट, और आपके पास वो शो होता है और आप उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं, फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। तो क्या हुआ, यहां फार्मिंग और फिशिंग दो वर्ड है। फार्मिंग मतलब हो गया कि जो हैकर्स है वो क्या करता है, एक वेबसाइट क्रिएट करता है जो आपको लगता है कि वो सही है, तो आप उसका शिकार बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब होता है तो ये फार्मिंग कहलाता है। दीज स्पूफ्ड, स्पूफ्ड मतलब क्या हो गया कि जो है एक्चुअल में है वो नहीं दिख रहा है, वो आपको नहीं सो रहा है, लेकिन वैसा आपको दिखता है। ठीक है, जैसे अभी बताया ना स्पूफ कॉलिंग। ठीक है, तो वही है कि स्पूफ्ड मींस क्या है कि वो लेजिटिमेट लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन वो होता नहीं है। तो spoof site can be capture a victim's confidential information, including a username, password, and credit card data, installs a malware on their कंप्यूटर्स। और इस तरह से जो है सो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको उस तरह से ले लिया जाता है। मान लीजिए कहीं कोई ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई बैंक का ही फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां जो साइट है वो क्या है, स्पूफ्ड साइट। मीन्स आपको वो एक्चुअल साइट जो है वहां नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके और आपके सामने आते हैं, और उसमें जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि नहीं हमें तो फॉर्म भरना है, आप फॉर्म भरते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो वेबसाइट नहीं होता है, वो स्पूफ्ड वेबसाइट होता है। और उस पर जब आप सारा डिटेल डालते हैं तो वहां से आपकी डिटेल चोरी की जाती है और आपके साथ क्या है, फ्रॉड किया जाता है। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, वही है, इट हैज बिकम मेजर कंसर्न टू बिजनेस होस्टिंग, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट। तो यहां पे ये सब साइट को ध्यान से समझ करके आप देखिए पहले कि वही साइट है कि नहीं है, उसके बाद ही आप इस चीज को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। क्या होता है जीरो डे वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी जीरो डे मींस क्या है कि बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, जीरो डे आज का ही टाइम है ना। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि जो खतरा है उसके लिए आपके पास जीरो डे, आपके पास कोई समय नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो इट्स द वल्नरेबिलिटी अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर। जब आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या है कि उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ खामियां है, और वो जो खामियां है उसको सुधारने के लिए आपके पास समय नहीं है ना। तो वही कह रहा है, इट्स द वल्नरेबिलिटी अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर टिल इट इज डिटेक्टेड and patched by developer organizations and exploited by fraudsters is called zero day vulnerability। वही हो गया कि आपकी जो सॉफ्टवेयर में जो खामियां है, जो वल्नरेबिलिटी है, उसे सुधारने के लिए आपके पास समय नहीं है। जब इसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे खामियां है, और तब तक जो है सो फ्रॉडस्टर्स आपका आप जो है सो उसके शिकार हो चुके होते हैं। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो उसके शिकार हो चुका रहता है। ठीक है, वहां अटैक हो चुका रहता है और आपके पास कोई समय नहीं होता है सुधारने के लिए, तो इसे ही बोला जाता है जीरो डे वल्नरेबिलिटी। बात समझ में आ गई है। चलिए, नेक्स्ट है आपका जूश जैकिंग अटैक। ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये जनरली आप इसकी गलती इस तरह से कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। ऐसे गलती तो हर स्टेप पे आप देख रहे हैं कि आपसे भी हो सकती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, आप मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं या कहीं आप दूसरी जगह, ठीक है, अननोन जगह पे, जहां पे क्या होता है कि आप अपने मोबाइल, आपका डिस्चार्ज हो गया है, और मोबाइल को जो है सो आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां जो मोबाइल को आप चार्ज करते हैं, तो
आप अपने चार्जर को लगा करके मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए तो क्या है कि यहाँ पे आपका जो ये चार्जर है चेंज करके उसी के जैसा चार्जर यहाँ लगा दिया जाता है और आपके मोबाइल में यहाँ पे चार्ज आपको लगता है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली चार्ज नहीं होता है, यहाँ पे आपका डेटा का ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों से सावधान रहिए आप। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो जूस जैकिंग अटैक है, इसमें यही होता है कि आपके मोबाइल में, है ना, या आपके मोबाइल में जो डेटा है उसे ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो ऐसे ही अटैक को बोला जाता है जूस जैकिंग अटैक्स। इसमें आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप सेटिंग में जाकर के जो आपका डेटा ट्रांसफर है वहां सेटिंग आप उसको ऑन कर सकते हैं उसका, कि जब भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है आपका मोबाइल पे डिस्प्ले वो होगा। ठीक है, तो इस चीज से यहाँ पे आप बच सकते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि विद चेंजिंग टाइम वेज ऑफ हैकिंग हैव आल्सो अंडरगोन अ चेंज। बहुत अलग अलग तरीके हो रहे हैं समय के चेंज होने के अनुसार से। ठीक है, अलग अलग आपका इनोवेटिव वे आ रहे हैं फ्रॉड करने के। अटैकर्स आर यूजिंग चार्जिंग पोर्ट, जो चार्जिंग पोर्ट है उसे वो यूज करता है और इन्फेक्टेड केबल टू स्टील डेटा और अपलोड मैलवेयर इन मोबाइल और लैपटॉप। और आपके मोबाइल में मैलवेयर को एंटर कर दिया जाता है, आपका इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसके थ्रू? चार्जिंग पोर्ट के थ्रू। ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी जगह पे आप चार्ज यदि कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में भी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए अपने चार्जर से करिए और उस चीज को आप ध्यान दीजिए कि हाँ आपका चार्जर ही लगा हुआ है, यदि थोड़ा भी आप इधर उधर होते हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा सतर्क रहिए, जनरली ये होता है जब आप बाहर अननोन जगह पे जाते हैं। तो वी शुड डिसेबल डेटा ट्रांसफर सेटिंग इन आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जूस जैकिंग अटैक। तो इससे जो है सो आप बचने के लिए अपना सेटिंग में वहां पे डेटा ट्रांसफर है उसमें वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, ताकि जब ट्रांसफर हो रहा होता है डेटा तो वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा उसका। ठीक है, एनी डेस्क हैकर्स क्या होता है, रिमोट में कुछ बैठा जो हैकर्स हैं, रिमोट में बैठा, दूर दराज में बैठा हुआ कोई आपका जो अटैकर्स है, वो क्या करता है, आपको परसुएट करता है कि आप जो एप्लीकेशंस है उसे आप डाउनलोड करिए, वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वही कह रहा है परसुएट द यूजर्स टू डाउनलोड एंड एक्टिवेट एनी डेस्क एप्स। एनी डेस्क एप्स क्या है, इसे बोलता है कि आप डाउनलोड करिए, आपको कन्विंस किया जाता है, किसी माध्यम से कन्विंस किया जा सकता है। दे विल आस्क द विक्टिम टू प्रोवाइड ऐप परमिशन, और आप ऐप का परमिशन देते हैं। जब आप डाउनलोड करते हैं तो ऐप परमिशन मांगा जाता है, तो वहां परमिशन देते हैं लाइक एनी अदर एप्स। जिस तरह से कोई भी एप्स आप ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वहां जनरली परमिशन मांगा जाता है कि क्या आप परमिशन देते हैं, अलग अलग टाइप के परमिशन मांगे जाते हैं। आप यदि दे देते हैं एनी डेस्क एप्स के लिए परमिशन, एंड गेट रिमोट एक्सेस टू द विक्टिम्स मोबाइल यूजिंग 9 डिजिट कोड। 9 डिजिट कोड जो आता है वो भी आपको वहां पे डालने के लिए, वहां पे आपको डिटेल उसका पूछा जाता है। सम वे ऑफ मोबाइल फोन सिक्योरिटी मेजर्स आर डिस्कस्ड बिलो। अब कुछ यहाँ पे और भी हैं जिसके थ्रू हम बच सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटी है जो भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां आपने क्या समझा, एनी डेस्क हैकर्स क्या करता है कि एनी डेस्क ऐप होता है, ठीक है, जो शायद लास्ट वीडियो में ही बताया था, मैलवेयर जो है अलग अलग प्रकार के जो एप्लीकेशंस को यूज करता है वो, जिसे आपको डाउनलोड करवाया जाता है। आप जब डाउनलोड कर देते हैं तो वो अटैकर्स जो है सो आपके मोबाइल तक एक्सेस वो प्राप्त कर लेता है और अपने अनुसार से वो यूज करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब फ्रेंड्स ये लास्ट स्लाइड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चंस यहां से बनेंगे आपको। यहां पे एक्चुअली ये है कि किस प्रकार से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, कुछ हद तक, 100% तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको स्पूफ्ड कॉल, वैसे कॉल आ जाएगा जो आपके रिलेटिव के नाम है तो आप उसको उठाएंगे ही उठाएंगे। तो ऐसे केस में तो आप बच ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जहां तक बचने की कोशिश की जा सकती है, तो ये कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, सो देखिए। नेट सिक्योरिटी में से सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट आपका है, मैं फर्स्ट बता रहा हूं और आपको लास्ट पॉइंट बताऊंगा, बाकी जो है सो आसान है, ये सारी चीजें को बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आप जब अपने सिस्टम पे क्या करते हैं, जब ब्राउज कर रहे होते हैं तो आपका साइट जो आप यूज करते हैं, जैसे वो क्या स्टार्ट होता है, HTTP। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे क्या है कि आपका जो सिस्टम है और जो सर्वर है उसके बीच में यहाँ पे जो है सो डेटा का जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, इस चीज का आप कनेक्शन कर पाते हैं इसके थ्रू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो जो स्टार्ट होता है यूआरएल जो है वो क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि आपका HTTP ही सिर्फ है, तो ये आप क्या होता है कि जिस तरह से आप अपने सिस्टम में यहां पे इंफॉर्मेशन आप टाइप करते हैं, वही इंफॉर्मेशन सर्वर में भी आपका पहुंचता है। वही इंफॉर्मेशन डायरेक्टली जैसा टाइप किया आपने वैसा सर्वर में पहुंचता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि देखिएगा, खास करके ऑर्गेनाइजेशंस है, बैंक्स है, वहां पे क्या होता है, HTTPS ऐसा यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या है, सिक्योर हो गया इस तरह से। और जब ये सिक्योर हो जाता है तो ऐसे केस में जब वैसे केस में जब इंफॉर्मेशन आप टाइप करते हैं कोई भी चीज, तो वहां पे जो होता है ये कोड वे में चला जाता है। ये डिकोड इसका जो है सो इनक्रिप्ट होता है, डेटा क्या है, इनक्रिप्ट हो जाता है आपका। मीन्स जो सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाएगा वो आपका कोड फॉर्म में जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट आपने जो टाइप किया, जो इंफॉर्मेशन एंटर किया, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं जाएगा सर्वर के पास। वो कैसा जाएगा, एक कोड फॉर्म में जाएगा। वो कब जाएगा, जब आपका साइट पे होगा, जो यूआरएल है जहां टाइप कर रहे हैं HTTPS, तो S मीन्स हो गया सिक्योर, और सिक्योर मीन्स हो गया कि ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये कोडेड फॉर्म में पहुंचेगा सर्वर के पास। अब S का मतलब क्या हो गया, सिक्योर सॉकेट लेयर। एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो जो साइट बनाते हैं उसे अप्लाई करना पड़ता है, और ये उसे जो सिक्योर सॉकेट लेयर है ये प्राप्त होता है। और ऐसे केस में उसके जो साइट है वो प्रोटेक्टेड रहता है। वो जो इंफॉर्मेशन जो भी शेयर होता है सर्वर के साथ, वो क्या होता है, कोडेड फॉर्म में होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल हम नहीं जा रहे हैं। तो वही यहां कह रहा है कि चेक फॉर एस है कि नहीं HTTPS में। यहां देखिए S है ना, तो इसीलिए ये चेक करना है आपको कि जिस साइट को आप यूज कर रहे हैं उसमें S है या नहीं है। यदि S नहीं है, इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन आप डालेंगे एज इट इज सर्वर के पास पहुंच जाता है। और जब सर्वर के पास पहुंच जाता है, आपको पता है कि यहाँ पे बीच में जो है सो आपके इंफॉर्मेशन को चोरी की जा सकती है। ठीक है। क्योंकि एज इट इज आप जो है सो उस ट्रांसफर हो रहा है आपका डेटा। तो इसीलिए यहां पे एस होना चाहिए, और जब एस होता है तो वो कोडेड फॉर्म में जाता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि चेक फॉर एस इन HTTPS व्हाइल यूजिंग और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ओवर द सर्वर। ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट द वेबसाइट्स यूजेज इंक्रिप्शन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द हैकर्स। और हैकर से ये बचाता है, क्यों, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड डेटा होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर कर रहे थे उसका कोडेड फॉर्म में सर्वर के पास पहुंचता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपको मैं बता रहा हूं, बाकी चीजें तो समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हमें बचना है। ठीक है। ये लास्ट क्या कह रहा है कि बी वेयर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछा जा सकता है, IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। जब फिजिकल ऑब्जेक्ट को, है ना, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपके घर में फैन लगे हुए हैं, ठीक है, एसीज है, ठीक है, और जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है इसे आप सारे को क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट भी कर सकते हैं, और इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं उसका। ठीक है। उसे आप कंट्रोल करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया। ठीक है। उसी तरह से क्या है कि सपोज करिए कि हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल है, वहां पे किसी मरीज को मान लीजिए कि इमरजेंसी की जरूरत पड़ी है। अब वैसे केस में ऑटोमेटिक जो है सो डॉक्टर के पास क्या है, उसका इंफॉर्मेशन पहुंचता है। डॉक्टर के पास जो डिवाइस है उसमें कनेक्ट होता है हॉस्पिटल से, जो आपका इंफॉर्मेशन है उसका। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां क्या हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या हो रहा है कि यहां पे फिजिकल ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या है कि बहुत सारे चीजों को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। जिसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो वही कह रहा है कि IoT रेफर्स टू द कलेक्टिव नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, अलग अलग डिवाइस जो फिजिकल डिवाइस है उसे भी कनेक्ट किया जाता है। कनेक्टेड डिवाइस द टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस एंड द सर्वर। और डिवाइस और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे क्या है, आपके क्या है, IoT है। एक आपके बैंक के में ही एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे क्या होता है
कि जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो यदि फ्रॉड बैंक में होता है, यदि आपका जो है सो चोरी हो रही है और वैसे केस में इंफॉर्मेशन जो है सो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहां पे ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, वहां पे अलार्म बज जाता है। तो वहां भी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज किया गया है, वहां भी जो डिवाइसेस है वहां पे कनेक्ट किए गए हैं, नेटवर्क और जो डिवाइसेस है उसके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये भी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।